हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में। ये नैनो साइंस में स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक का वीडियो है। क्योंकि नैनो साइंस की एक सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं जिसमें हमने सीवीडी और डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, उसी क्रम में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सिंगल वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सारे टॉपिक डिस्कस कर ले। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, देन वी विल डिस्कस infrared spectroscopy, just the basics. Then we will discuss something about the Fourier analysis, Fourier series या Fourier transform का थोड़ा सा. Then we will move to the discrete Fourier transform, DFT, and then we will discuss the fast Fourier transform, FFT. तो ये इसी क्रम में ही है, तो यही इसका क्रोनोलॉजी है, यही इसकी पाथ होगा, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। So first of all, let us discuss the spectroscopy. देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इतिहास है वो थोड़ा सा पुराना है, न्यूटन के समय से आप मान सकते हो। तो न्यूटन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कि आप मान लो प्रिज्म को बनाया, प्रिज्म डेवलप किया, और उसके थ्रू जब उन्होंने लाइट को गुजारा, नॉर्मल वाइट लाइट को गुजारा, तो वो 7 रंगों में बट गई। और वहाँ पर न्यूटन ने इस बात को प्रपोज किया कि ये जो 7 रंग हैं ये इस लाइट के कैरेक्टरिस्टिक थी। तो जिसको हम वाइट लाइट कह रहे हैं, असल में वो 7 रंगों से मिलके बनी हुई एक एनर्जी की फॉर्म है। ऐसा है कि न्यूटन का जो ये काम था ये इससे पहले भी कोटेड था। इवन बिफोर क्राइस्ट एक ग्रीक आई थिंक फिलोसोफर थे जिन्होंने इसी तरह के एक तिकोने कांच के टुकड़े से लाइट को गुजरते हुए देखा, और उन्होंने देखा था कि रंगों में बट रहे हैं। लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा सा गलती कर गए, उनका व्यू दूसरा था। उन्होंने ये सोचा कि कांच की प्रॉपर्टी है जिसने उस वाइट कलर में रंग डाल दिए। तो न्यूटन उसके अपोजिट उनका पर्सपेक्टिव था, और वो सही भी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले तो हम इस न्यूटन की प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम बनने को कोट करते हैं, हम लोग पाते हैं लिटरेचर में। अब देखो, आज की डेट में क्या होता है कि आज हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि हमारे पास एक सैंपल होता है। जैसे हमारे पास ये एक सैंपल है, जिस भी हम मॉलिक्यूल की स्टडी करना चाहते हैं, जिस भी हम कंपाउंड की स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम एक सैंपल लेते हैं और देन हम उसके अंदर लाइट को गुजारते हैं। हम चॉइस कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है कि हम किस तरह का रेडिएशन इसके अंदर गुजारें। वी विल डिस्कस इट इन लेक्चर में, आगे पढ़ेंगे। देन जब ये लाइट यहाँ पहुँचेगी, जिसमें कुछ बदलाव हो जाएंगे। अब वो जो बदलाव हैं, उन बदलावों को देख करके हम इस सैंपल की एनालिसिस करते हैं कि सैंपल किस तरह का रहा होगा जिसने इस इनकमिंग लाइट में खास तरह के बदलाव कर दिए। ओके, तो दिस इज द बेसिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन, it is the interaction between इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं, वर्ड लाइट यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जनरली लाइट का मतलब होता है वायलेट से लेकर के रेड तक की वेवलेंथ का एक रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेड के बियॉन्ड इंफ्रारेड भी आते हैं, और वायलेट के इधर अल्ट्रा वायलेट भी आ जाते हैं, एक्सरेज वगैरह भी आ सकते हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द मैटर। तो मैटर इवन मतलब ये जो सैंपल ले रहे हो इसके बीच में, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप भेज रहे हो इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसी इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। अब जरा इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। देखो, इस वर्ड के 2 हिस्से हैं। एक तो आप स्पेक्ट्रो वर्ड जोड़ सकते हो और दूसरा है स्कोपी। स्पेक्ट्रो जो होता है ये स्पेक्ट्रम वर्ड है, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब आप समझ सकते हो होता है अपीयरेंस या टू व्यू, इवन इमेज, इवन आप कह सकते हो इमेज। तो स्पेक्ट्रो मतलब होता है अपीयरेंस, इमेज, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कोपी इज फॉर टू व्यू। तो अब आप इन दोनों को मिलाओ, तो अगर हम इसको देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू व्यू द अपीयरेंस ऑफ एनी मटेरियल जो भी आप ले रहे हो। तो हम किसी मटेरियल का अपीयरेंस को, उसके स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए जिस ब्रांच की स्टडी करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं।
ओके, सो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकली जाके समझना पड़ेगा। तो लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट क्वांटम मैकेनिकल व्यू। क्वांटम मैकेनिकल व्यू हमारे पास क्या है? क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है एटम का, बोहर के मॉडल की बात करें तो वो एक स्टेशनरी स्टेट की बात करता है। तो अगर हम एनर्जी स्टेट के बारे में बात करें तो जैसे अगर हमारे पास एक सैंपल है तो सैंपल के लिए हम इस तरह से कुछ एनर्जी स्टेट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अब ये है कि ये ग्राउंड स्टेट है एटम का जिसकी अपनी एक एनर्जी है E1, और ये उसके बाद की एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी E2 है, और इसके बीच का ये डिफरेंस है ये फाइनाइट होता है, जो E1 और E2 के बीच का गैप है, और ये फिक्स रहेगा अगर वो एटम की अपनी प्रॉपर्टी है। तो दिस इज E2 माइनस E1, मान लें ये डेल्टा E है। लेट अस कुछ नंबर हम दे देते हैं। मान लो इसको हमने नंबर दे दिया सपोज 5, तो हमने ये कहा कि E1 E2 ये दो स्टेट हैं, इनके बीच में 5 यूनिट का एनर्जी गैप है। अब हम क्या करें, अब हम मान लें कि ये हमारा एक सैंपल है, इसको हम सैंपल बॉक्स में मान लें, और हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को गिरा रहे हैं। क्वांटम थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसके अंदर फोटॉन्स स्ट्रक्चर होंगे, तो फोटोनिक स्ट्रक्चर है। तो हम मान लें कि इस जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास 1 एनर्जी के फोटोन है, 2 एनर्जी के फोटोन है, 3 एनर्जी, 4, 5, 6, 7। ओके, सपोज अब ये आप समझ सकते हो कि इस स्पेक्ट्रम के जो 7 रंग हैं उनकी एनर्जी को बिलोंग करते हुए 7 तरह के फोटोन हैं। अब ये गए, तो जब ये जाएंगे, ये सारे फोटोन इस मटेरियल में जाएंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स ये सजेस्ट करता है कि जो एटम, इस सैंपल के जो एटम एनर्जी स्टेट E1 में थे, जैसे उनको ये एनर्जी 5 यूनिट की एनर्जी मिलेगी तो तुरंत उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। तो एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो एटम E1 से E2 में एक्साइट हो जाएगा। अभी हम इसके बाद नहीं कहते डी एक्साइट की बात ना करें, तो आपने जो रेडिएशन भेजा उसमें से 5 यूनिट एनर्जी का जो फोटोन है वो इस मटेरियल के एटम को E1 से E2 में ट्रांसफर कर दे रहा है। तो अब वो एनर्जी तो यहाँ यूज हो गई, बाकी सारी एनर्जी या तो इससे ज़्यादा या कम है, तो जनरली वो इसमें यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो होगा क्या कि जब यहाँ से फोटोन बाहर निकलेगा, मतलब ये जो लाइट गई जब सैंपल को पार करके बाहर निकलेगी, तो इसमें आपको बाकी सारे फोटोन तो दिखाई पड़ेंगे, बट यू विल सी दैट द फोटोन ऑफ दिस 5 यूनिट एनर्जी का फोटोन यहाँ से मिसिंग है। तो इस मिसिंग, इस इतने से ही क्यों मिस हुआ, इस एनर्जी का ही क्यों मिस हुआ, इसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि E1 से E2 के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना रहा होगा। ओके, सो दिस इज अ वे जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर अब आप देख रहे हो, एक आप ये भी जानते हो कि जब कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो वहाँ इनफाइनाइट टाइम तक नहीं रहता, वो वहाँ से जंप करता है, एटम या कह लो ट्रांजिट करता है ग्राउंड स्टेट को, और उसमें फोटोन एमिट करता है। तो हमारे पास क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं? एक तो प्रोसेस हो सकता है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्ब कर ले, तो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। दूसरा हो सकता है एमिशन का, एमिशन को हम समझ सकते हैं। तीसरा होता है स्कैटरिंग का, मतलब इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि जो फोटोन गया वो सिर्फ स्कैटर्ड हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। हाल ही में मे बी आप लोगों ने वर्ड सुना हो एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट को हम मान सकते हैं कि ऐसे सोलर ऑब्जेक्ट हैं जो वैसे ही एक स्टार और उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हुए प्लैनेट सिस्टम में रहते हैं, जैसे हमारी अर्थ है। जैसे हमारी अर्थ है, हमारे अपना स्टार, इसको हम सन कहते हैं, और हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे मतलब 8, 7, 8, 9 प्लैनेट हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा ही एक और सोलर सिस्टम है जो हमसे थोड़ी दूर पर है, थोड़ी दूर मतलब कुछ लाइट ईयर या ऐसे कुछ दूर पर है। तो वहां पर जो प्लैनेट हैं जिनके पास अपना स्टार है और उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं।
तो ऐसा ही एक स्टार है जिसको हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है, आई थिंक उसको HD 209458 ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो स्टार है, तो उससे आने वाली रेडिएशन को हम देख रहे हैं। तो स्टार से आने वाला रेडिएशन उसमें वेबिग्योर है, पूरा सातों रंग है उसमें। लेकिन जब एक्सो प्लैनेट, जो उस स्टार का जो प्लैनेट था, जब वो उसके सामने रिवॉल्व करता हुआ आया, तो एक समय ऐसा आ गया कि जैसे वो जो हमारा HD जो हमने वो स्टार लिया है वो है, उसका अपना एक कोई एक्सो प्लैनेट है, और ये हम अर्थ पर हैं और हमने यहाँ पर टेलीस्कोप लगा रखा है। तो क्या हुआ यहाँ से, तो जब ये प्लैनेट इस स्टार और हमारी अर्थ के बीच में नहीं था, तो हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम मिलता था। तो यहाँ पूरे बैंड स्ट्रक्चर मिल रहे थे, वायलेट से लेकर के रेड तक सारे विजिबल सारे थे। लेकिन जब ये प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट इसके सामने आया, तो इस एक्सो प्लैनेट का एक खास तरह का एनवायरनमेंट था जो कि सोडियम का बना हुआ था। उसमें सोडियम की प्रेजेंस थी, उस एनवायरनमेंट से हमारे ऑक्सीजन वगैरह, वहाँ सोडियम की प्रेजेंस थी। अब कैसे हमें पता चला कि वो उस एक्सो प्लैनेट का जो सिस्टम है वो सोडियम का बना हुआ है? कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जब यहाँ से लाइट आई और वो इस प्लैनेट के एनवायरनमेंट को क्रॉस करके हम तक आई, तो इसमें से वो जो सोडियम थे उन्होंने खास तरह का वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया इस सराउंडिंग ने, इस एक्सो प्लैनेट की सराउंडिंग ने। तो अब जब ये प्लैनेट हमारे अर्थ और इस स्टार के बीच में था, तो इसके सराउंडिंग ने खास तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, और ये वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब की वो डिपेंड करता है इस जो एनवायरनमेंट है, इसमें जो डोमिनेटिंग मात्रा में जो एलिमेंट मौजूद है, सोडियम। तो अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आया उसमें से कुछ लाइनें मिसिंग थी, मतलब आपके तो यहाँ डार्क लाइनें थी। तो जो मिसिंग लाइनें थी, इनको देख करके हम लोगों ने ये जान लिया कि ये लाइनें तभी मिसिंग हो सकती है जब रास्ते में सोडियम रहा होगा। तो ये एक तरह का एक मतलब आप कह सकते हो मॉडर्न डे टू डे लाइफ तो नहीं कहेंगे, एक मॉडर्न साइंस में हमने इस तरह के स्पेक्ट्रम को देखा। एमिशन को देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम को अगर देखना चाहो तो आपने कभी, अगर आप एक पतला सा तार लो, लोहे का तार लो, कॉपर का तार लो, और आप उसे फ्लेम में जलाओ, तो आप देखोगे कि वो डिफरेंट कलर्स, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो डिफरेंट कलर्स में उसमें से लाइट निकलेगी, बाहर निकलती है। तो वो एमिट कर रही है, लाइट को एमिशन हो रहा है, उसको हीट मिल रही है, वो एक्साइट हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, और वहाँ से एमिशन हो रहा है। अब हम आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये हिस्सा हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जान गए हो, इंफ्रारेड। तो देखो भाई, ऐसा होता है कि हमारे पास वायलेट है, तो वायलेट जो होता है, और ये रेड है। रेड को हम मान सकते हैं करीब 7000 एंगस्ट्रॉम है, और ये हम मान सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम मोटे तौर पर। तो अगर आप, और एक चीज़ और, ये वेवलेंथ के फॉर्म में है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? E hc/λ, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा जितना कम होगा उसके फोटोन की एनर्जी, जो उसको करस्पॉन्ड करेगा फोटोन, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखो वायलेट, और वायलेट से इधर के जो फोटोन होंगे उनकी वेवलेंथ और कम होगी। तो इसका मतलब है उन फोटोनों की जो एनर्जी होगी वो और ज़्यादा होगी। तो इस तरह इस रेंज के जो फोटोन होते हैं, दे हैव अल्ट्रा पावर ऑफ हैविंग एनर्जी। अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है। दे कैन पेनिट्रेट द मैटर अप टू ग्रेट एक्सटेंट, इसीलिए उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। तो इनको हम UV कहते हैं, अल्ट्रा वर्ल्ड सुपर वायलेट की जगह पे हम अल्ट्रा वायलेट नाम इसको कह रहे हैं। अच्छा, इस लिहाज से तो आप देखोगे तो इन फोटोन की एनर्जी और इस फोटोन की एनर्जी में काफ़ी अंतर है। रेड कलर के जो फोटोन होंगे वो कम एनर्जी के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसी लॉजिक के हिसाब से। तो अगर आप इसके आगे जाओ तो यहाँ पर आपके पास ये है इंफ्रारेड। अब ये इंफ्रा वर्ड, आप जैसे अल्ट्रा तो उसका अपोजिट इंफ्रा, लोअर एनर्जी के ये फोटोन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बड़े इन्फीरियर हैं, बड़े इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, क्योंकि
हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी इसमें टेम्परेचर हो उसमें से एनर्जी रेडिएट होती रहती है, इसको हम रेडिएटिव एनर्जी कह रहे हैं। और ये जो रेडिएटिव एनर्जी है वो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारी बॉडी टेम्परेचर की वजह से हम भी एक एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। बहुत कम एनर्जी है वो, तो वो जो फोटोन हमारे शरीर से हम रेडिएट कर रहे हैं हमारी हीट की वजह से, हमारी बॉडी हीट की वजह से, आप कह सकते हो कि वो इसी रीजन में आते हैं, इंफ्रारेड रीजन में। तो थर्मल कैमरे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो यहीं से हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो भले ही आप कहो कि ये हायर एनर्जी रीजन है, ये लोअर एनर्जी रीजन है, लेकिन ये लोअर एनर्जी रीजन है ना, ये कॉमन है, कॉमन in humans, common in living things, even common in the most of the property of molecular structure। देखो समझो इस बात को, इस इंफ्रारेड को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है ये हो गया फार इंफ्रारेड, ये हो गया मिड इंफ्रारेड। ठीक है, मिड मतलब इस इंफ्रारेड की जहाँ शुरुआत होती है, तो जहाँ से इंफ्रारेड की शुरुआत हो रही है वहाँ से लेकर के नियर इंफ्रारेड, तो ये तो हो गया नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, इसकी वेवलेंथ तो माइक्रोमीटर मिलीमीटर में जाके पहुँच जाती है जो हमारे फार इंफ्रारेड हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक सैंपल है, सैंपल में हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, हम एक खास तरह का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में इस तरह से है। अब हमने यहाँ पर रेडिएशन भेजा, तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं क्या क्या कर सकते हैं, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड हैं ये आपस में वाइब्रेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल अगर हम ये एक्सिस लें, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी कर सकता है ना, इसको आप समझो तो ये रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो इसमें रोटेशनल मोशन हो सकते हैं, इसमें वाइब्रेशनल मोशन हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, वाइब्रेट करता हुआ रोटेट कर रहा है, इस तरह के मोशन भी हो सकते हैं। तो आप समझो यहाँ पर जैसे आपने रेडिएशन भेजा, तो अगर आपका द्वारा भेजा गया रेडिएशन नियर इंफ्रारेड रीजन का है, रेड के जस्ट बाद, तो यहाँ पर ये कुछ टेक्निकल भाषा में कहें तो ये कुछ ओवरटोन जनरेट करता है। टोन, अब आप ये समझ लो कि एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरह का मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है, मिक्सअप होते हैं उसमें कई तरह के। मिड इंफ्रारेड में जो होता है वहाँ पर रोटेशन भी होते हैं, वाइब्रेशन भी होते हैं। तो हमारे पास जो इंफ्रारेड रीजन है उसमें कॉम्बिनेशनल मोड है, ये ओवरटोन हो जाते हैं, रोटेशनल हो जाते हैं। लेकिन जब आप फार इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ भेजते हो तो सिर्फ यहाँ पर रोटेशनल मोशन ही होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो इंफ्रारेड रेडिएशन हम भेज रहे हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे सैंपल में ये अलग अलग तरह के एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है। तो आपके इंफ्रारेड अलग अलग लेवल पर इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इंफ्रारेड का जो एक बेसिक हमारा, कैसे हम इसका इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। इस थ्योरी तो आप जान गए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करना है। अब जरा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो ऐसा है कि होता कुछ नहीं है, बेसिकली एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर ही है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम एक तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है बीम स्प्लिटर, ये बीम स्प्लिटर है। तो बीम स्प्लिटर मतलब एक सेमी सिल्वर कांच की प्लेट होती है जो कि अपने ऊपर जितना भी रेडिएशन गिरता है उसको 2 हिस्सों में वो ब्रेक कर देती है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में, एक वर्टिकल पार्ट में। तो इस तरह से हमने रेडिएशन भेजा तो इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक मिरर लगा होता है और इसको हम कहते हैं M1 मिरर। उसके बाद यहाँ से लाइट गई, यहाँ एक मिरर लगा रहता है जिसको कहते हैं M2, और ये मिरर मूवेबल होता है तो ये आगे पीछे मूव कर सकता है। ये हमारा सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। ये हो गया टेलीस्कोप, ये डिटेक्टर, इसको हम नाम दे देते हैं डिटेक्टर। देन यहाँ पर हम सैंपल रखते हैं जिसकी हमें स्टडी करनी है। ओके, सो लाइट गई यहाँ से,
लाइट यहाँ से ब्रेक कर गए तो ये रेडिएशन यहाँ गया, फिर यहाँ से ये आया। अब हम इसमें स्टोक लॉ वगैरह को नहीं बहुत डिटेल में नहीं देख रहे हैं, जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं आप मान लो। और फिर ये रेडिएशन यहाँ गया, यहाँ से गया, मान लो ये आया इस तरह से, और फिर यहाँ से ये रेडिएशन इसको पार करता हुआ गया, और यहाँ से ये रेडिएशन इसको पार करता हुआ गया। अब अगर आप इसको आगे पीछे करो तो ये पाथ चेंज हो जाएगा। तो जब ये पाथ चेंज होगा, जैसे मान लो इसको हम कहें ये 1 पाथ है, ये 2 पाथ है, तो अगर हम तो अब इसको ऐसे समझ लो, इसे पाथ है ऐसे, तो ये 1 पाथ की वेव है, और ये ऐसा हमने मिरर M2 को सेट रखा कि ये बिल्कुल इस तरह से है। तो आप देख रहे हो कि दोनों की फेज बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो जब इस तरह से बिल्कुल 2 वेव्स आइडेंटिकल फेज में होते हैं तो इसको हम कोहेरेंट वेव कहते हैं, और इनके बीच का फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप करता है। वैसे अगर आपने इसको वेरी कर दिया, इसको पाथ को वेरी कर दिया, तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसे मान लें कि कुछ ये शिफ्ट हो गया, आगे पीछे हो गया। तो अगर शिफ्ट को हम मान लें, इसे मान लो यहाँ से ड्रॉ करें, तो ये ऐसा हो गया। जस्ट आप देखो कि अब ये दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज चले गए हैं। तो इसको अगर हम देखें तो 0 शुरू हो रहा है, तो साइन 0 0 होता है, तो ये ऐसा लग रहा है कि साइन है, और ये 1 से शुरू हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कॉस है। तो आप जान रहे हैं कि साइन और कॉस में किस तरह से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस वगैरह को सारी प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम ये सब कुछ देखते हैं तो जो हमारा सैंपल होता है, इस सैंपल से होकर के रेडिएशन गुजरता है, और फिर हम उससे उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, और उससे हम फिर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का स्पेक्ट्रम इसका बनता है, और उस स्पेक्ट्रम में हमें वेवलेंथ की जानकारी चाहिए होती है। उस जानकारी को हमें निकालनी है। अब भाई जो हमें मिल गया रिजल्ट, उस रिजल्ट से अब हम कुछ फ्रूटफुल जानकारी निकालना चाहते हैं। तो बड़ा बड़ा मिक्सअप सा रिजल्ट बनता है। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है इंफ्रारेड का, वहां से जब हमें कोई जानकारी निकालनी होती है वेवलेंथ के टर्म में, कितने वेवलेंथ इसके अंदर हैं, देन वी गो टू द फूरिये मेथड। तो वहां हमें फूरिये की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फूरिये सीरीज के बारे में जानेंगे कि आखिर इतना ये जो जादुई आप मान सकते हो मैथमेटिकली एक मिरेकलस, एक मतलब ट्रेमेंडस एक टूल है, उसका क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जानेंगे फिजिकली। ओके, सो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।